करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करें। 1200 अरब रुपए का आज हमारे ऊपर कर्जा छोड़ गई ये हुकूमत। वर्कर्स का वेलफेयर फंड भी खा गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को माशी बहरान से निपटने में मदद के लिए 1 साल के लिए $3 अरब देने पर इत्तेफाक किया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि सऊदी अरब की जानिब से दिए जाने वाले $3 अरब अदायगियों में तवाज़ुन लाने में मदद देगा। दफ्तर खारजा के एलामिया के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को न सिर्फ 1 साल के लिए $3 अरब देगा बल्कि 3 साल तक मौखर अदायगियों पर तकरीबन $9 अरब मालियत तक का तेल देने पर भी रजामंद हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का 5 हफ्तों में सऊदी अरब का यह दूसरा दौरा है। पाकिस्तान सऊदी अरब से रोजाना 110,000 बैरल खाम तेल दरामद करता है। पाकिस्तान को इस वक्त $18 बिलियन करंट अकाउंट खसारे का सामना है, जिससे निपटने के लिए पाकिस्तान ने IMF से मदद मांगी है, जैसे कि आपको पता है। और इस सिलसिले में IMF का वफ्द 9 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करेगा। मीडिया से बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क को $12 बिलियन की फौरी जरूरत है इस बहरान से निकलने के लिए। माजी में नाजरीन सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मदद दी है और 2014 में उन्होंने ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए $1.5 बिलियन दिए थे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में। इस बार मिलने वाली इमदाद ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा होगा, जिससे पाकिस्तान की IMF से बातचीत में पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। और अगर चीन भी पाकिस्तान के सिलसिले में मदद कर देता है तो हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब में आजकल एक गंभीर तनाज़ा है और वो तनाज़े में घिरा हुआ है, और वो है सहाफ़ी जमाल खशोगी का कत्ल। सऊदी जर्नलिस्ट और हुकूमत के नाकिद जमाल खशोगी की गुमशुदगी के 18 रोज बाद सऊदी हुकूमत ने इस बात को तस्लीम किया कि जमाल खशोगी का तुर्की में सऊदी कौंसलेट में कत्ल हो चुका है, जबकि तुर्की जमाल खशोगी की गुमशुदगी के चंद रोज बाद ही इस बात का दावा कर रहा था कि उनका कत्ल तुर्की में सऊदी कौंसलेट में किया गया है। पहले सऊदी अरब ने इस बात से इनकार किया था कि जमाल खशोगी की गुमशुदगी से उनका कोई ताल्लुक है। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी 2 अक्टूबर को अपनी तुर्क मंगेतर से शादी के लिए अपनी पहली बीवी को तलाक की तस्दीक के लिए इस्तांबुल में वाक़े सऊदी सफारत खाने गए और फिर लापता हो गए। तुर्की मीडिया का कहना है कि तुर्क हुकूमत ने मुश्तबा सऊदी एजेंट्स की इस 15 रुकनी टीम की शनाख्त कर ली है, जो जमाल खशोगी की गुमशुदगी के रोज़ इस्तांबुल आए और वापस गए थे। 59 साला जमाल खशोगी अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के साथ मुंसलिक थे। एक ज़माने में वो सऊदी अरब के शाही ख़ानदान में मुशीर हुआ करते थे, लेकिन फिर वो तेज़ी से सऊदी हुकूमत की नज़र इनायत से दूर होते गए, यहाँ तक कि गुज़िश्ता साल से वो खुद साख्ता जिलावतनी की ज़िंदगी गुजारने लगे। 2017 के मौसम गर्मा में वो नाज़रीन, अब हम आपको लेके चलते हैं इस्तांबुल, जहां पे हमारे साथ है शुएब हसन साहब, जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं और TRT वर्ल्ड के अंदर एक सीनियर प्रोड्यूसर हैं। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि इस वक्त जो टर्किश अथॉरिटीज़ हैं उनके पास कितने शवाहिद हैं जो इम्प्लिकेट करते हैं शाही ख़ानदान को, बिलखसूस क्राउन प्रिंस को, मोहम्मद बिन सलमान को, कि वो भी इसके अंदर मुलव्विस हैं? देखिए जी, उनके पास इतने शवाहिद हैं कि अमेरिका भी अब इस बात पे रजामंद हो गया है कि ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है इसके अंदर जो सऊदी रॉयल फैमिली है उसकी और जो सऊदी आला हुक्काम है उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। ये खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि देयर इज अ वेरी हाई लाइकलीहुड दैट समवन क्लोज टू ईदर मोहम्मद बिन सलमान और समवन क्लोज टू हिम वाज इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेशन। यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं सऊदी अरब के या उनके करीब तरीन साथियों में से कोई ऐसा आला ओहदेदार था जिसने इस ऑपरेशन की रजामंदी दी। ये अमेरिका का कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले वो इस सारी चीजों को डिनाई करता रहा है। तो एविडेंस वो अमेरिका को दिखाया गया है, जिसके अंदर ऑडियो एविडेंस भी है, थोड़ा शायद जहां तक हमें पता है वीडियो एविडेंस है। और अब जब तुर्की की पुलिस ने इधर मौका वारदात को एग्जामिन किया है, उधर अपनी इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद फोरेंसिक एविडेंस यानी कि जो कत्ल किया गया था उसका DNA और इस तरह की चीजें भी उधर से बरामद हुई हैं। तो दुनिया के सामने जो टर्किश हुकाम है वो क्यों नहीं इस एविडेंस को सामने लेके आते?
देखिए जी, डायरेक्टली टर्किश अथॉरिटीज ने यानी कि खुद बजाते खुद उन्होंने इस चीज के बारे में ये कहा है कि जब तक वो पूरी तरीके से इस वाक़े की तफ्तीश नहीं कर लेते और सारे शवाहिद उनके पास जमा नहीं हो जाते, उससे पहले कुछ भी रिलीज करना वो जरा गलत होगा और उससे इन्वेस्टिगेशन को नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं उसके थ्रू आहिस्ता आहिस्ता लीक्स हुई हैं और वो डेफिनेटली जो एविडेंस है उसी के बारे में हुई हैं कि जिसमें से एक ऑडियो एविडेंस के बारे में जो हमें बताया गया था कि जो काउंसिल जनरल यहाँ थे सऊदी अरेबिया के, उनकी आवाज है और वो सुनी जा रही है कि इसको यहाँ नहीं काटो, ये काम यहाँ नहीं करो, इसको कहीं बाहर ले जाके करो। तो इस तरह का काफी एविडेंस है जो मेरे ख्याल से टर्की के पास है और उसी की बुनियाद पे तुर्की ने सऊदी अरब और उसके जो वली अहद है उनके खिलाफ ये सारा अच्छा शोएब साहब, ये बताइए कि कितना इसका चांस है कि जो मुल्जिमान हैं और सऊदी अरब वो चले गए हैं ये वारदात करके, उनकी एक्स्ट्राडिशन हो जाए जिस तरह तुर्की चाहता है कि जो मुकदमा है वो टर्की में ही चले? देखिए जी, पॉसिबिलिटी है क्योंकि अब यूएन भी इन्वॉल्व हो गया है इसके अंदर, अमेरिका भी इन्वॉल्व है और अमेरिका ने खुद कहा है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने जो वाकया था उसके अंदर खास तौर पे इन्वॉल्व थे और जिन्होंने खुद ये कत्ल किया है उनको तो सजा मिलेगी, उनका तो बचना अब नामुमकिन है। हाँ, ये बात रहती है कि जिन लोगों ने उनको ये कहा करने को, जिन्होंने ऑर्डर्स दिए, उनको उनके साथ क्या होगा। और इस जैसे आप के पैकेज जो अभी चला था उसके अंदर कहा गया है कि प्रेसिडेंट अर्दोआन ने अब साफ साफ कहा है कि इसके अंदर जो है या तो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान या उनके बहुत करीबी साथी थे जिन्होंने ऑर्डर दिए थे, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि मोहम्मद बिन सलमान जो अपनी इमेज बनाना चाह रहे थे और जो तुर्की खास तौर पे उससे उस इमेज को नहीं मान रहा था क्योंकि उनकी और बहुत सारी ऐसी पहले भी इस तरह की कुछ वाकयात हो चुके हैं जिसके बारे में वो आगाह थे, तो उसके उस वजह से वो जो इमेज है मोहम्मद बिन सलमान की वो अब मेरे ख्याल से और वो बहुत बुरी तरह टार्निश हुई है। मगर ये बताइए शोएब साहब के हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब सऊदी अरेबिया में थे और उनको कहा गया है कि आप सालसी का रोल अदा करें और तमाम जो मुस्लिम ममालिक है उनको आप इकट्ठा लेके आएं। अब इस सूरत हाल के अंदर जहां टर्की ने एक स्टांस ले लिया है सऊदी अरब के खिलाफ एंड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज विद ईरान एंड सऊदी अरेबिया, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को मुस्बत रोल अदा कर सकेगा सालसी के तौर पे और मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा ला सकेगा, या ये जो एक वारदात हुई है ये ओवरशैडो कर जाएगी सब कुछ? देखिए, अगर मैं प्रैक्टिकल टाइज की बात करता हूं तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप टर्की के साथ है ये मैं खुद आपको बता सकता हूं यहाँ बैठ के, उस तरह की रिलेशनशिप कि पाकिस्तान की शायद सऊदी अरब से भी, शायद सऊदी अरब से ही है, उसके अलावा और किसी मुस्लिम ममालिक से नहीं है। और पाकिस्तान ही वो वाहिद मुस्लिम मुमलिकत है जिनकी दोनों मुल्कों से इतनी अच्छी ताल्लुकात हैं कि वो शायद दोनों को साथ ला सके। लेकिन इस वक्त दोनों तरफ से ऐसी कोई ना इंडिकेशन हुई है और ना मेरे ख्याल से मूड है कि दोनों एक दूसरे से बैठ के बात करें। और दूसरी बात ये कि ये दो स्टेट्स के दरमियान लड़ाई नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं। जहां तक तुर्की का और प्रेसिडेंट अर्दोआन का सवाल है, उन्होंने सऊदी अरब को इस वाकये का जिम्मेदार नहीं ठहराया, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान या उनके करीबी साथियों को इस वाकये का जिम्मेदार ठहराया है। और ये मसला मोहम्मद जो वली अहद है उनके साथ है, जो तुर्की का, और बहुत सारे अलग मुल्क हैं जैसे यमन है जहां वो एक बहुत बड़ी जंग चला रहे हैं काफी अरसे से। ये एक्चुअल बहुत बहुत शुक्रिया शोएब हसन साहब, आपने हमें इस्तांबुल से ज्वाइन किया। और हमारे वजीर इत्तला जनाब फवाद चौधरी साहब अभी जिसे कहते हैं कुछ ही देर पहले सऊदी अरब से वो वापस आए हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि सऊदी अरब के अंदर क्या हुआ। ये जो $6 बिलियन, फवाद चौधरी साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और आपको बहुत मुबारक हो। एक $6 बिलियन का लोन कम अज कम हमें मिल चुका है, मगर ये $6 बिलियन हमें कहाँ तक
देखेगा, क्योंकि हमारे जो सिर्फ ऑयल इंपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के वो $16 बिलियन तक हैं, तो कहां तक ये $6 बिलियन हमारी मदद करेगा फवाद साहब? 6 साल तक के लिए ही मिला है। और ये जो हमारा ये जो इस वक्त भी पीरियड है, ये जो सारे इस वक्त मामला हम कर रहे हैं, ये फायर फाइटिंग है, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन जो है वो तो हमारे अपने ऊपर है कि हम किस तरह से अपना टैक्स बेस बढ़ा सकते हैं, हम अपना जो टैक्स, ये जो हमारी मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकते हैं, हम जो अपना एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ाते हैं। असल जो हमारे इक़दाम हैं वो तो अपने रीस्ट्रक्चरिंग के हैं। हमें अपना टैक्स का सिस्टम ठीक करना है, अपना टैरिफ का सिस्टम ठीक करना है। ये जो चीजें हैं, ये जो अभी आ रहा है, अभी जो सऊदी अरेबिया ने किया है, और आगे चल के इंशाल्लाह और मुल्क भी हमें जो है वो अभी इसमें शामिल होंगे इस सारे मामले में, तो वो तो एक इस वक्त टेम्परेरी रिलीफ है जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं। जिन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, टैक्स बेस को वसी करने की जरूरत है, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या प्लान बना रही है? देखिए, उसके लिए एक तो जो हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का एक सारा मामला चल रहा था, उसके ऊपर एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क तैयार है जो इंशाल्लाह ताला हम इस हफ्ते रिवील करेंगे। और इसके साथ साथ जो रेमिटेंसेस है वो $40 बिलियन की पाकिस्तान से रेमिटेंसेस आती हैं, 20 बिलियन बैंकों से आ रही हैं, 20 बिलियन हवाले से आ रही हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि वो जो हवाला की जो ट्रांजेक्शन है उनको हम लीगल कर सकें, और उसके मुताबिक जो है वो हम उसको जो है इंशाल्लाह ठीक कर रहे हैं। इमरान खान साहब के मुताबिक हमें फिल फॉर $12 मिलियन की जरूरत है, तो ये जो $6 बिलियन है ये कहां तक हमें देखेंगे? आई मीन व्हाट एल्स डू वी नीड टू डू, बिकॉज ये तो इतने नाकाफी हैं टू सी अस थ्रू, टू सेल अस थ्रू। नहीं, नाकाफी नहीं है। इस पे प्रेशर जो है, मेन प्रेशर जो है वो हमारे कम हो गए हैं। अब इसमें जो जाहिर है कि हमारी जो निगोशिएशन चल रही हैं, यूएई के साथ चल रही हैं, चाइना के साथ चल रही हैं, IMF के साथ चल रही हैं, तो बाकी पैसे जो है वो पूरे आ जाएंगे। सो इमीडिएट हमारे इश्यूज जो है वो इस पैकेज के बाद काफी हद तक हल हो गए। मगर फवाद साहब, सऊदी अरेबिया ने कुछ तो वापस मांगा होगा हमारे से, पहले भी उन्होंने $1.5 बिलियन पैकेज दिया था और उनकी कुछ तवक्कुआत थी जिनके ऊपर हम पूरे नहीं उतर पाए, तो इस बार क्या कंडीशंस हैं जिसके तहत हमें ये $6 बिलियन की एक तरीके से रिलीफ मिली है, आप कह दें कि लोन मिला है? नहीं, बिल्कुल, ये जो हमें रिलीफ मिला है इसके जो कंडीशनैलिटीज जो है वो ये है कि पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का एक बहुत गहरा ताल्लुक है, हमारा आपस का, हमारा स्ट्रेटजिक ताल्लुक है, हमारा मुआशी ताल्लुक है। GCC में हमारा एक बहुत अहम किरदार रहा है, खुसूसन 1983 के बाद से। सो जब हमें मुश्किल आती है सऊदी अरब आगे आता है, हमारी मदद करता है। सो फिलहाल जो हमारे उनके साथ जो हमारी कंडीशनैलिटीज हैं या हमारे जो मामलात हैं वो यही है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को इसलिए आगे बढ़कर मदद की है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की एक सियासी और स्ट्रेटजिक अहमियत को समझता है। दूसरी तरफ उससे ज्यादा जो अहम बात है, जिस तरह से आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, और वो ऐलान है कि हम सऊदी अरब और यमन में सालसी करने जा रहे हैं। ये मीडिएशन जो है दोनों मुल्कों में, ये शायद इस जो चंद हमारे पिछले डेकेड्स हैं उनमें सबसे बड़ा वाकया है कि हम मिडिल ईस्ट की सियासत में, मशरक़ वस्ता की सियासत में इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और इन निगोशिएशंस को हम लीड करेंगे। फवाद साहब, लेट मी बी क्लियर, ये जो $6 बिलियन हमें मिले हैं, वन ऑफ द कंडीशंस इज कि पाकिस्तान को सालसी का किरदार अदा करना है। नहीं, $6 बिलियन जो है ना वो इसका स्पेसिफिकली कोई एक कंडीशंस नहीं होती है, वो तो देखा जाता है कि उनमें से एक कंडीशन कह लें। एक कंडीशन ये सालसी जो होती है ना, वो तो एक मुल्क की तो नहीं ना हो सकती, वो तो जब तक सारी जो कंसर्न पार्टीज है उनकी ख्वाहिश ना हो तो जाहिर है मीडिएशन या सालसी तो नहीं हो सकती। देखिए, ईरान की तो ख्वाहिश थी, क्या सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि पाकिस्तान बढ़ चढ़ के सालसी का रोल अदा करे? ये सऊदी अरेबिया की भी डिमांड है? जी, जाहिर है, जब तक मुल्क ना मानते हैं और जब तक जो कॉन्फ्लिक्ट में जो पार्टीज हैं वो एक बात को तस्लीम ना करें तो सालसी तो हो नहीं सकती। कर्जा जो आपने लिया है, आप बुनियादी तौर पे तो आप लोग ये कहते रहे कि जी कर्जा नहीं लेना चाहिए, मगर फिर से हमने देखा कि आपने सऊदी अरेबिया से भी कर्जा लिया और अब चाइना भी जा रहे हैं, शायद उधर से भी कर्जा लेंगे, तो फिर बेसिकली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती रही उसके ऊपर आप तंकीद करते रहे, मगर नाउ वी फाइंड यू आल्सो टेकिंग लोन्स।
कर्जे में भी फर्क है ना, वो कर्जा लेके अपने बच्चों को खिलाते रहे हैं, यहाँ पे कर्जा पाकिस्तान के बच्चों के लिए ले रहे हैं, तो कर्जा लेने में भी तो फर्क है। क्योंकि आप खुद भी सऊदी अरब गए थे एंड यू वर प्रिवी टू अ लॉट ऑफ डिस्कशंस, ये जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत रखता है, इसलिए बिकॉज देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। पहले एक एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो यमन की जंग के अंदर मुलव्विस होंगे, जिसके खिलाफ एक करारदाद आ गई। अब सालसी के अलावा क्या और कोई एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान से? नहीं, मैंने तो आपसे पहले ही अर्ज किया है कि बिल्कुल तवक्कुआत है, सऊदी अरब को तवक्कुआत है कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा, तो उनकी मुश्किलात हैं, उनकी स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम्स हैं, उनमें पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। ये जब हरमैन अल शरीफैन की सिक्योरिटी की बात आती है या सऊदी अरब की अपनी सिक्योरिटी की बात आती है, तो जाहिर है पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम साथ खड़े होते हैं। जो सालसी की बात है वो तो बिल्कुल हम इसलिए कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि जो मुसलमान मुल्क हैं उनका आपस का कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, और हम जो मुसलमान मुल्क हैं उनको हम उनके तनाज़ात कम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और हमारी ये पोजीशन है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में। इमरान खान की ये पोजीशन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये पद है कि वो जब बात करते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं, मुस्लिम लीडरशिप उनकी बात सुनती है और उसका फायदा पाकिस्तान को पहुंच रहा है। फवाद साहब, मगर एक पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि हम सिर्फ हरमैन शरीफैन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ट्रूप्स को वहां पे डिप्लॉय करेंगे, क्या इससे आगे कोई बात तय पाई है? नहीं, हम तो बड़ी आगे चले गए हैं। हम तो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कराने में आ गए हैं, और अब तो जो लीडरशिप रोल है वो तो पॉलिटिकली होगा, मिलिटरीली कोई सपोर्ट मिलेगी? नहीं, मिलिटरीली थोड़ी होती हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती हैं वो नेगोशिएशन से होती हैं, मीडिएशन से होती हैं, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस हुआ करते हैं। तो ट्रूप डिप्लॉयमेंट की कोई बात हरमैन शरीफैन से आगे नहीं हुई? नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम तो बड़ा आगे चले गए हैं। हम तो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर अब हमारा एक लीड रोल है, हम उस रोल को इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ाएंगे। और इमरान खान का जो इस वक्त कद है उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये रोल हमें मिला। इस डिप्लोमेटिक रोल के साथ साथ कोई मिलिट्री रोल भी होगा? नहीं, मिलिट्री रोल मैंने आपसे जिस तरह पहले अर्ज किया कि मिलिट्री रोल वहाँ पे आते हैं जहाँ पे निगोशिएशंस, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस फेल हो जाए। ठीक, यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो इंशाल्लाह वो सॉल्यूशन कामयाब होने जा रहा है। ठीक। दूसरी तरफ फवाद साहब ये भी बताइए कि जमाल कशकोगी के हवाले से कोई बात हुई? उनके हवाले से जो है वो बिल्कुल बात हुई है, और उसके ऊपर तुर्की और जो सऊदी अरेबिया ने आपस का एक अरेंजमेंट जो है वो किया है इन्वेस्टिगेशन का, और हम उसको सपोर्ट करते हैं। और हम समझते हैं कि जो भी उसमें मुलव्वस हैं उनको सामने भी लाना चाहिए, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ये सऊदी हुकाम से आपकी बराह रास्त बात हुई थी इस इशू के ऊपर? सऊदी हुकाम को बिल्कुल हमारी बात हुई है और हमने उनसे ये बात की है। वो भी इस पे इत्तेफाक भी करते हैं कि जो इस वक्त जो तुर्की में और उनमें जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का मामला है उसको वो आगे बढ़ाएंगे, और जो भी मुलव्वस लोग हैं उनको इसमें सजा मिलेगी। नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो या शरीफ खानदान के हवाले से तो कोई मुतालबात सऊदी खानदान की तरफ से नहीं आए? नवाज शरीफ साहब इतने अहम नहीं है, उनके हवाले से ज़ाहिर बात। फवाद साहब, आखिरी सवाल, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरफ जा सकता है कि इसकी ज़रूरत हो कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दी जाए। आपका क्या इसके बारे में ख्याल है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस सिमत के अंदर जा रहा है कि शायद इकोनॉमिक इमरजेंसी की ज़रूरत हो? नहीं, हम तो वो बातें तो बड़ी पीछे रह गई हैं, हम तो बड़ा आगे अब आ गए हैं। अब तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक बूम आने की बातें हो रही हैं। ये पता नहीं कौन आपको किसने कह दिया। पाकिस्तान का जो वो प्रॉब्लम थे वो तो हल हो चुके हैं, और अब इंशाल्लाह ताला इस तरह का कोई इशू जो है वो हमें दरपेश नहीं है। और इमरान खान साहब के जो चाइना का दौरा है उससे क्या तवक्कुआत हैं आपकी? उससे हमारी बहुत तवक्कुआत वाबस्ता है। उससे हमारा जो है वो एक जो हमारा एक इकोनॉमिक आप समझिए कि जो हमारी एक लाइफ लाइन है वो उससे वाबस्ता है, और इंशाल्लाह ताला सी पैक को और जो चाइना का रिलेशनशिप है उसमें मजीद बेहतरी भी आएगी, और चाइना की तरफ से भी हमें एक बड़ी सपोर्ट जो है वो मिलेगी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि टीवी के ऊपर आप मेरे साथ एक लाइव डिबेट कर लें
और वो ये बार बार कहते हैं कि जो LNG के टर्मिनल्स थे वो मैंने बिल्कुल एक साफ शफाफ तरीके के तहत दिए थे और सबसे कम कीमत की गैस में पाकिस्तान लाया था। तो क्या जो एक मुनाजरे की उन्होंने बात की है आप उसका खैर मकदम करेंगे? को बुला लेते हैं और उनके पास पेपर्स रख देंगे। हमारे तो शायद सरकार नवाजी साहब दोस्त हैं और हम तो सिर्फ उनसे पूछना चाह रहे हैं कि दुनिया में और कौन सा कारोबार है जिसका रिटर्न 44% होता है डॉलर्स में। अच्छा है, मुझे और आपकी भी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब हम अपना कीमती वक्त देने का। नाजरीन लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद हम आपको लेके गए थे तुर्की, अब तुर्की से हम आपको लेके जाएंगे दिल्ली, तो हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $6 बिलियन लोन के तौर पे दिया है, जिसके अंदर से जो $3 बिलियन है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की तरफ जाएगा और $3 बिलियन जो है वो डिफर्ड पेमेंट्स ऑन ऑयल इंपोर्ट्स पे जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट जनाब सलीम मांडवीवाला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ये बताइए कि आप मईशत को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, ये जो $6 बिलियन है, हमारा तो जो ऑयल इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का वो ही $16 बिलियन है, तो ये कहाँ तक हमें लेके जाएगा? देखिए बेसिकली तो ये एक कैश फ्लो अरेंजमेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। आपकी जो पेमेंट्स हैं उसको थोड़ा ईज ऑफ कर देगा और इट ऑल डिपेंड्स कि कितनी देर तक इसको आप मैनेज करेंगे डेफर्ड सिचुएशन को। और 3 बिलियन जो डिपॉजिट कराया है स्टेट बैंक में, दैट्स आल्सो अ डिपॉजिट। तो इसी तरह हमने एक्चुअली चाइना से भी इसी टाइप का डिपॉजिट लिया था। तो ये तो मेरे व्यू में कोई ऐसी रेवोल्यूशनरी चीज नहीं हुई है सऊदी अरेबिया के साथ। अच्छा। जो कि एक्सपेक्टेड थी लोगों को। इट इज दिस हैज बीन हैपनिंग इन द पास्ट आल्सो। अच्छा, बट एटलीस्ट इट्स अ बेल आउट पैकेज और वो कहते हैं कि कम से कम जो IMF लोन के कंडीशंस हैं वो तो सॉफ्टन करेगा ना ये। देखें आई डोंट नो, ये तो जब IMF से निगोशिएशन होगी फाइनल और आप जब जाएंगे IMF प्रोग्राम में तो शायद उसमें शायद कोई आपको इसका कोई बेनिफिट मिल जाए। बट IMF इन चीज़ों को नहीं देखता, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द स्ट्रक्चरल चेंज इन योर इकोनॉमी। ज़ाती तौर पे आप क्या समझते हैं ये जो दौरा किया गया है, इमरान खान साहब गए सऊदी अरेबिया, उसके खदो ख्याल आके बताने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, खास तौर पे सेनेट के अंदर? बिल्कुल जी, ये तो वो स्टेटमेंट देते हैं, खुद वो भी देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी देते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी देते हैं कि हम पार्लियामेंट से कुछ नहीं छुपाएंगे, सब पार्लियामेंट को बताएंगे और पार्लियामेंट के सामने हर चीज रखेंगे। तो आई होप दे डू दैट। आप लोगों का जाती तौर पे आप क्या समझते हैं कि होना चाहिए इस तरह? क्या कि पार्लियामेंट को बताना चाहिए? पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा सलीम साहब, आप जी और मैं समझता हूं कि नॉट ओनली देम, पिछली गवर्नमेंट से भी हमारी यही गिला होता था कि आप पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। पार्लियामेंट कम्स टू नो फ्रॉम आउटसाइड, पार्लियामेंट शुड कम टू नो फ्रॉम द गवर्नमेंट, नॉट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड नॉट फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए एक तवक्कुआत तो उन्होंने कम से कम मीडिया को आज बताई है। फवाद चौधरी साहब मेरे से ही बात कर रहे थे इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया की तवक्कुआत ये हैं कि पाकिस्तान सालसी का रोल अदा करे और तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे ला के रखे। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज वो कुव्वत है, कैपेसिटी है इस हुकूमत के अंदर कि हो सकता है, ये मुमकिन है? देखें ये तो अब फवाद चौधरी साहब की मुझे नहीं पता उनसे क्या बात हुई है, बट अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से टू डू दिस, तो मे बी वी कैन ट्राई, बट इशू इज ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इशू इज सऊदी रिलेटेड। आई एम नॉट श्योर कि व्हाई विल every Muslim country will get together on this issue. ठीक है, देखिए एक और सवाल आपसे पूछना जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर आप काफी बात कर चुके हैं। जो सऊदी अरब का एक उन्होंने बेल आउट पैकेज तो कह सकते हैं कि दिया है,
उसका असर हमारे खित्ते के ऊपर क्या होगा, चूंकि ईरान हमारा नेबर है और सऊदी अरब के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि जी यहाँ पे वो जहाद फैक्ट्रीज को, मदरसों को फंड करते रहे, तो जो हमारी अपनी अंदरूनी सियासत है इसके ऊपर क्या असर होगा इस पैकेज का? देखें, दो क्वेश्चंस हैं। एक तो जो बेल आउट पैकेज है उससे कोई खित्ते पे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इफेक्ट नहीं है। हम चाइना से भी लेते रहे हैं, दूसरे मुल्कों से भी लेते रहे। मेरा मतलब ये है कि जो अंदरूनी सियासत है उस पर क्या असर होगा, खास तौर पे सेक्टेरियन जो सियासत है उसके ऊपर? अब जो सेक्रेटेरियन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी इश्यूज आते रहे हैं। देखें, ये जो फंडिंग है मदरसों की, ये काफी अब 2 डेकेड से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट हो और इसका तरीकेकार कोई प्रॉपर हो, रजिस्टर हो, पता हो फंडिंग कहां से आ रही है। और मैं आपको बताऊं, ये इशू फैटेफ में भी है। जी बिल्कुल है। और इसी वजह से इसी वजह से वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ मनी कमिंग इनटू पाकिस्तान थ्रू अदर चैनल्स, और वो फिर दूसरे टेररिज्म में भी इस्तेमाल होती है, मदरसों में भी जाती है, और हर जगह ये जो पैसे आते हैं वो इस्तेमाल होती है। तो इसके लिए तो इट्स नॉट ओनली नेसेसरली टू डू विद सऊदी अरेबिया, but because they have been funding and are funding, so this has to be documented. We have to know where what money is coming and for whom. देखिए, उसके लिए तो जो ये हुकूमत है वो इकदाम कुछ उठा रही है, मगर आज इमरान खान साहब ने भी कुछ इशारा किया है कि वो उनका क्या इकदाम होगा उन लोगों के खिलाफ जो वो समझते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, और उनका इशारा किस तरफ है आप बखूबी जानते हैं। जरा मैं आपको वो साउंड बाइट सुनाना चाहूंगी, फिर उसे आपके रद्दमल भी उसके ऊपर लूंगी। सुनाइए। मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। जी, मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब ने काफी लंबी एक तकरीर की थी, हमने बस छोटी सी उसकी बाइट निकाली है। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? जी देखिए, मैं ये कई दफा खुद भी सुन चुका हूँ। ये तो उन्होंने कई दफा अपने जलसों में भी कहा है, एज प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट जब हुए थे तब भी कहा था। उन्होंने अब जो आप सुना रही हैं फिर कहा होगा। तो ये एक नैरेटिव है करते हैं। हाँ, तो एनआरओ तो द पॉइंट इज ना कि वो लेके तो आए सामने कि एनआरओ क्या हुआ है। देखें, ये बातें करने से, और मैं आपको बताऊं, मुल्क को लूटने की तो एक और बात है। इस वक्त जो एक और नैरेटिव विच इज राइट नाउ हर्टिंग द कंट्री, जो आप हर वक्त कहते हैं हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हर वक्त कहते हैं हम किसी सबको पकड़ेंगे, एक खौफ फैल गया है पूरे मुल्क में। और क्योंकि मैं एक बिजनेस सिटी में रहता हूं, कराची में, और मेरा यहाँ मिलना जुलना होता है, यहाँ भी जनरल लोगों की मैं आपको बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ, सब डर गए कि जी पता नहीं किसको पकड़ने जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। मांडवी वाला साहब माफ करिएगा, मगर उनको डरने की क्या जरूरत है? अगर उनका दामन साफ है तो डरने की तो कोई बात नहीं। खान साहब का तो कम से कम ये मौकफ है। देखें, डरने की ये जरूरत है कि आपको पता है एज ए हिस्ट्री इन पाकिस्तान के कई लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है। आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, जब आप ये कहते हैं कि हाँ जी जाके पकड़ लें, मुझे अच्छी तरह याद है सारे मुल्क के चेंबर्स सेनेट आ गए थे कि जी हमारी जान बचाएं, हमें रोज नोटिस दिए जाते हैं, हमारे बिजनेसेस पे पुलिस लेके रेड किए जाते हैं। ये कब की बात है जी? और हमारे से, ये मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक, व्हेन आई वाज हेडिंग द फाइनेंस कमेटी। तो आप ये कह रहे हैं कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी होता है? बिल्कुल। देखें, या तो आप आइडेंटिफाई करें ना कि मैं इनको पकड़ रहा हूं, मैं XYZ को पकड़ रहा हूं, या इन लोगों को पीछे मैं जा रहा हूं, चलो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। जब आप एक जनरल स्टेटमेंट देते जाएंगे कि जी मैं तो सबको पकड़ने जा रहा हूं, तो द फैक्ट इज कि नो बिजनेस इज you can say 100% by the book. तो it is not possible for everybody to be correct। और यहां तो आपको थोड़ी सी कोई चीज मिल जाए किसी के ऊपर,
आप उस पे जनाब अगर 10 लाख का टैक्स बनता है तो उस पे आप 10 करोड़ का टैक्स लगा देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो मुल्क के अंदर कम हो गया है। सलीम मानवीवाला साहब, अनफॉर्चुनेटली वील हैव टू लीव इट देयर। हमारे साथ थे डिप्टी चेयरमैन सेनेट साहब सलीम मानवीवाला साहब। नाजरीन, अभी हमने लेना है एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद आपके लिए खुशखबरी है, हम आपको लेके जाएंगे दिल्ली, इसलिए हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और अब एक खुशखबरी, पाकिस्तान के सूबे पंजाब में औरतों पर तशद्दुद के सद्भाव के लिए काम करने वाले सलमान सूफी को 2018 का मदर टेरेसा अवार्ड दे दिया गया है। वो ये अवार्ड हासिल करने वाले तीसरे पाकिस्तानी हैं। इससे पहले ये अवार्ड मलाला यूसुफजई और बिल्किस ईदी को मिल चुका है। इस बरस जिन दीगर शख्सियात को यह इनाम दिया गया, इनमें नोबेल याफ्ता शिरीन अबादी और इसके अलावा अफगान खातून अव्वल रोला गनी भी शामिल हैं। सलमान सूफी पंजाब में खवातीन पर तशद्दुद को रोकने से मुतल्लिक कानून पंजाब प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016 के मुसन्निफ और वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर फॉर विमेन के बानी भी हैं। सलमान सूफी पंजाब के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। इससे कबल उन्हें 2017 के वॉइस ऑफ सॉलिडारिटी का एक अवार्ड जो है उससे भी नवाजा गया था। और इनके साथ इस फहरिस्त में साबिक अमरीकी नायब सदर जो बाइडन, अक़वाम मुत्तहिदा के जो साबिक हाई कमिश्नर हैं बराए इंसानी हकूक प्रिंस जैद और अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल थे। सलमान सूफी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपके साथ बात कर रहे हैं, दिल्ली में आप इस वक्त हैं। ये बताइए कि स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट के आप डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। अब तो खैर इस वक्त काम नहीं हो रहा चूंकि नई हुकूमत आ गई है, मगर माजी में वो कौन से ऐसे काम थे जिनके नतीजे में आपको ये अवार्ड मिला है? बहुत शुक्रिया। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट बेसिकली एक थिंक टैंक था जो कि 2014 में शुरू किया गया। इसका मकसद बनाने का बेसिकली ये था कि सिविलियन साइड से टेक्नोक्रेट्स को ऐसी पोजीशन में लाया जाए कि जिसमें वो गवर्नमेंट के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर जो एक्चुअल रिफॉर्म्स पे काम कर सकें। जो चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ जो उस वक्त थे, उन्होंने ये जो है यूनिट स्टार्ट किया, जिसका फिर मैं पहला डीजी था। और इस यूनिट की खासियत थी कि ये सिर्फ 4 बंदों पर मुश्तमिल थी। तो इसमें सिर्फ 3 या 4 लोग थे जिन्होंने फिर 30 से ज्यादा रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया, जिसमें पंजाब प्रोटेक्शन वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट, वुमेन ऑन व्हील्स, शहर खामोशा। और मेरा ख्याल है कि जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस था ऑफ विमेन, उसके अंदर जो घरेलू तशद्दुद खवातीन के ऊपर होता था उसके ऊपर भी आपने काफ़ी काम किया था, वो सराहा भी गया था। मगर देखिए, ये सारा काम आपने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ किया था। अब खैर उनकी हुकूमत नहीं रही, तो इस वक्त जो वज़ीर आला हैं बुज़दार साहब, उनसे आपको क्या तवक्कुआत हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जो भी पिछली गवर्नमेंट ने किया पॉलिटिकल लीडरशिप के बगैर मुमकिन नहीं होता, और अगर शहबाज शरीफ साहब की सपोर्ट ना होती तो ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ना हो सकते। इसलिए एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ये गवर्नमेंट भी जो है वो इन प्रोजेक्ट्स को पॉलिटिकल प्रिज्म से मत देखे। ये पब्लिक मनी से बनाए गए प्रोजेक्ट्स हैं और इसका बेनिफिट पब्लिक को हो रहा है। तो गवर्नमेंट को थोड़ी फराखली का मुजाहरा करना चाहिए और इन प्रोजेक्ट्स को लेके आगे बढ़ना चाहिए, ना सिर्फ कि क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट्स जो है वो सफर कर रहे हैं। जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर हमने मुल्तान में बनाया था, उसकी अमले की सैलरीज काफी अर्से से रुकी हुई है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को कि ये इसको लेके चले। अच्छा, ये जो पंजाब हुकूमत है ये नए लोग सामने लेके आ रही है, तो अगर आप भी आना चाहेंगे, अगर वो आपको इनविटेशन देते हैं, तो क्या आप अपना तजुर्बा जो है वो लेके आएंगे और इस हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, बुज़दार साहब की हुकूमत का? अगर उसमें उनको किसी किस्म के सपोर्ट की जरूरत है तो वो सपोर्ट 100% प्रोवाइड की जाएगी। किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिटिकल इशू नहीं है। ना ही हमें कभी लास्ट गवर्नमेंट ने जिस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कभी इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी है कि कोई भी प्रोजेक्ट को हैम्पर किया जाए। प्रोजेक्ट्स जो है वो पब्लिक मनी से बनाए जाते हैं, तो उनको एनकरेज करने में जो भी असिस्टेंस चाहिए वो मेरी टीम इज अवेलेबल एंड दे विल एब्सोल्युटली असिस्ट देम एंड दे आर सिटिंग देयर। तो लेकिन कोशिश यही है कि वो भी यही कोशिश करें कि ये प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जाए। और मैं अभी भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करूंगा पंजाब गवर्नमेंट को कि ये इन 2 प्रोजेक्ट्स को प्लीज तवज्जो से देखें। ये छोटा सा सैलरी का मामला है, सिर्फ 40 मिलियन रुपीज पर ईयर उस पूरे सेंटर को चलाने के चाहिए। तो अगर ये 40 मिलियन उनको रिलीज कर दिया जाए तो इससे ना सिर्फ एक नेकनामी होगी बल्कि जो बेइंतहा औरतें वहां पे आती हैं अपनी दाद रसी के लिए, उनको उनकी दुआएं भी आपको मिलेंगी।
बहुत अच्छी ऑफर है पंजाब हुकूमत को इनाम याफ्ता सलमान सूफी की तरफ से। सलमान सूफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दिल्ली से ज्वाइन किया और आपने अवार्ड हासिल करने के बाद आपने जोर दिया कि इंडिया और पाकिस्तान को औरतों के खिलाफ तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी में एक दूसरे का मुकाबला करना चाहिए और दोनों मुल्कों को तशद्दुद की रोकथाम के लिए मजीद इक़दामात करना होंगे। तो अगर मुकाबला करना ही है तो औरतों पर जो तशद्दुद हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए मुकाबला करें। आज के लिए नाजरीन इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल। खुदा हाफिज।